विद्यार्थियों, आज चर्चा करते हैं मेरे सहयात्री। ये यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल बेगड़ जी का। इन्होंने नर्मदा परिक्रमा के दौरान जो नर्मदा के तट का सौंदर्य देखा और जो अनुभव किया, उसी को इस यात्रा वृत्तांत में समाहित किया है। आइए देखते हैं मेरे सहयात्री। वो लिखते हैं, अगर वे वृद्ध मेरे सामने होते तो मैं उनके चरणों में अपना सिर रखता और उनके आशीर्वाद लेकर ही इस पुनरावृत्ति परिक्रमा पर निकलता। उनको याद आती है 1980 की परिक्रमा, जो परिक्रमा के समय एक वृद्ध को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वृद्ध वेशभूषा से परिक्रमावासी जान पड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप उल्टे कैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ये मेरी जिलहरी परिक्रमा है, इसमें समुद्र को लांघते नहीं हैं। मैं चकित 75 वर्ष की उम्र के यह वृद्ध बिना किसी संगी साथी के कठिन परिक्रमा कर रहे हैं। शूलपाण की झाड़ी में भीलों ने उन्हें लूट भी लिया है, चश्मा तक ले लिया है। तब से वे निरंतर बिना किसी से सहायता लिए और निरंतर गतिशील हैं। मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो वो कहते हैं वृद्ध कि मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो पैसे रखता हूँ, राशन रखता हूँ, मुझे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये वृद्ध अकेले, एकाकी, निसंग, अकिंचन चले जा रहे हैं। पता नहीं कब घर पहुँचेंगे। आश्चर्य। और उसी दिन लेखक ने निश्चय किया कि मैं जब 75 वर्ष का होऊंगा तो नर्मदा पदयात्रा जरूर करूंगा। लेकिन 75 वर्ष की उम्र तो अभी बहुत दूर है, 22 बरस दूर। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और लेखक 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। 3 अक्टूबर 2002 को नर्मदा की प्रथम पदयात्रा 7 अक्टूबर 1977 से शुरू की थी। 7 अक्टूबर 2002 को पूरे 25 वर्ष हो गए हैं और ये नर्मदा यात्रा की रजत जयंती पदयात्रा है। लेखक का जो चिरपोषित स्वप्न वह साकार होने को आ गया है। अब नर्मदा की यात्रा करने के लिए वो चिंतन करते हैं कि नर्मदा का सौंदर्य किस तरह से हर यात्री को आकर्षित करता है। हर यात्री बार बार वहीं लौट जाना चाहता है, जहाज के पंछी की तरह। मैं नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर चुका हूँ। दोनों तटों को मिलाकर 2624 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। नर्मदा पदयात्री के रूप में यह मेरा पुनर्जन्म होगा। जब मैं 77 में चला था तब बरगी बांध के कारण अत्र लुप्ता नर्मदा वाली स्थिति बनी थी। आज न वे गाँव हैं, न पगडंडियाँ हैं, न वे किनारे हैं। इसके बाद 1978 में मैं मंडला से अमरकंटक तक चला था। तय हुआ कि वहीं से चला जाए। अब कौन कौन इनके साथ में है देखिए। वो बता रहे हैं कि कांता और अशोक तिवारी, जो नारेश्वर से लेकर 24 अवतार तक की 40 दिन लंबी पदयात्रा में चल चुके हैं। मेरा बेटा सहपाठी है। मेरे यात्रा में मेरी वैसी ही देखभाल करता है जैसी एक पुत्र अपने पिता की करता है। जब वह चलने को तैयार हो गया तो मैं निश्चिंत हो गया। साथ चलने के लिए मुंबई से भी 4 लोग आ रहे हैं। रमेश शाह, उनकी पत्नी हंसा, उनका पुत्र संजय और गार्गी देसाई। इन लोगों से मेरा परिचय पुस्तकों के माध्यम से हुआ। दिल्ली से अपोलो हॉस्पिटल के अखिल मिश्र जी भी आ रहे हैं, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के भतीजे हैं। रमेश भाई और उनकी पत्नी भी आ रही हैं, जिन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका की यात्राएं की हैं और सेमिनारों में ये लोग विदेश जाते रहते हैं। ये सभी लोग नर्मदा की दूर दराज की पगडंडियों पर मेरे साथ चलेंगे। कितना सुख मिलता है यह जानकर कि कोई दूसरा सर्वथा अपरिचित मुझ पर विश्वास करता है, मेरे साथ चलने को तैयार है। मुझे यह जानकर भी खुशी है
कि नर्मदा सौंदर्य की गूंज दूर दूर तक फैल रही है। अब लेखक कहते हैं कि इस बार मेरा विश्वस्त साथी छोटू नहीं है, वह अपने गांव चला गया है और अब मेरे साथ चलेगा गरीबा। नाम तो उसका सोहन है, लेकिन उसकी बहन ने उसका नाम गरीबा रख दिया है। अब 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ये लोग मंडला गए। वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित गुरु स्थान जाने के लिए जीप से निकले। रात हो गई थी। एक कच्ची सड़क पहाड़ी के ऊपर तक जाती है। इसका उपयोग कभी कभार ही होता है। घास उगा आई थी और सड़क दिखाई नहीं दे रही थी घास के कारण, लेकिन जैसे तैसे ये लोग सही सलामत वहाँ पहुँच गए। पहुँच करके मंदिर के बरामदे में सोए और सोते सोते खर्राटों का आनंद इन लोगों ने लिया। और इस तरह से प्रातः बेला में खेतों से उठते हुए कोहरे को देख करके सौंदर्य, अविस्मरणीय सौंदर्य, धूसर धुंध में कोहरे की झीनी चादर ओढ़े खेत कितने पावन लग रहे थे। मुझे हमेशा ही लगा कि प्रकृति के सौंदर्य में एक पावन भाव होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सौंदर्य में ऐसा नहीं होता। पावन होना तो दूर, कई बार तो अच्छा भी नहीं लगता, बल्कि दिन पर दिन इस सौंदर्य का मुखड़ा अश्लीलता की ओर होता है। अब आप देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि फगनू रात में ही आ गया था। 60 बरस का है, पर युवाओं जैसा बलिष्ठ है, कद्दावर है, शरीर मजबूत और गठा हुआ है, दांत गिर गए हैं, उम्र से अधिक बूढ़ा जान पड़ता है। वैसे मेरे भी सामने के दांत नहीं हैं, लेकिन मैंने नकली दांत लगवा लिए हैं। और इस तरह से फगनू जो अंग्रेज परंपरा पर कम्मावासी मीरा मेरियटा मड्रल के साथ यहाँ से अमरकंटक तक और वहाँ से डिंडोरी तक चला था। मीरा ने ही मुझसे कहा था कि फगनू को साथ ले जाइए। हमें 2 सहायकों की आवश्यकता थी, तो दोनों मिल गए। रमेश भाई और हंसा बहन सामान नहीं उठा पाते, इसलिए उनके लिए सहारे की आवश्यकता, तो फगनू के अलावा घनश्याम को भी साथ ले लिया। तो अब 3 गौड़, फगनू, घनश्याम और गरीबा, तीनों साथ हो लिए। सारा दिन पहाड़ी पर ही रहे और पहाड़ी पर सौंदर्य देखते रहे। ऐसा लगा कि जैसे ये पहाड़ी पेपर वेट जैसी लग रही है। आसपास के खेत कहीं उड़ ना जाएं, इसलिए पहाड़ी बनी हुई है। अब रात का अंधेरा घिरते ही डॉक्टर अखिल मिश्र भी वहाँ आ जाते हैं। अरविंद गुरु और उनकी पत्नी मंजरी दोनों मंडला के कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं। इस तरह से श्रीमती वर्मा जी और मिसेज वर्मा दोनों आ जाते हैं। हास्य व्यंग्य चलता है। इसी तरह से 7 अक्टूबर 2002 को सुबह सवेरे गुरु स्थान से नीचे उतरे और 3 किलोमीटर दूर नर्मदा पर बने मानोट के पुल के लिए चल पड़े। 2 महीने पहले मेरे पैर में चोट लग गई थी। परिक्रमा के समय ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं, हड्डी ना टूट जाए, नहीं तो जग हसाई होगी। लोग क्या कहेंगे कि इस अवस्था में, 75 वर्ष की अवस्था में ये नर्मदा की यात्रा के लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ लेखक आश्वस्त हैं। वो कहते हैं मैं चिंता क्यों करूं, नर्मदा माई है ना, वो चिंता करेंगी। इस प्रकार नर्मदा माँ के दर्शन करते करते लेखक का हृदय छलक उठता है। कैसा माधुर्य बिखेर रही हैं वह। और इसी तरह से नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है और मंडला से नरेश चंद्र अग्रवाल पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए आते हैं। घाट पर सभी स्नान करते हैं, दीप प्रवाहित किए जाते हैं। नर्मदे हर की जय घोष के साथ सब लोग परिक्रमा करने के बाद चल पड़ते हैं। इस तरह से हे नर्मदा, तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, मेरे लिए तो मोक्षदा हो। ये पाठ संपूर्ण हुआ।